जय हिंद। आज समझेंगे 8 क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है त्वरित और भूकंप। ये पृथ्वी के दो भयानक रूप है, त्वरित और भूकंप। त्वरित को समझ लेते, त्वरित को सबसे पहले किसने बताया था? त्वरित को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक पतंग लिया, पतंग को क्या किया, धागे से बांध दिया, इसके ऊपर एक कील बांध दिया। क्या बांध दिया? कील, यानी कि कील बांध दिया। यहाँ से भी एक धातु के कील बांध दिया, धागे के ऊपर देखिए, एक पतंग के ऊपर बांध दिया और एक जो है इसके नीचे बांध दिया। अब इस धागे इसको उड़ाया, जैसे पतंग बादलों के पास गया तो इसमें एक आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश आ गया, ये आवेश चला गया यहाँ पर। इस आवेश जब इसको जब टच किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो वहां पर इसका बिजली का झटका लगा। क्या किया? बिजली का झटका लग गया। तो उन्होंने बताया कि जो आसमान में जो है बिजली उत्पन्न होती है, इसे ग्राउंड तक लाया जा सकता है। किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आसमान में जो है बिजली उत्पन्न होती है, इसे ग्राउंड तक लाया जा सकता है। इसी प्रयोग को दोबारा जो है रिचमैन ने दोहराता है। इसी प्रयोग को दोबारा रिचमैन दोहराता है, लेकिन रिचमैन का डेथ हो जाता है। रिचमैन का बिजली मारने से क्या होता है? डेथ हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिजली उत्पन्न होता किससे है? तो बिजली जो है यानी कि बादल आपस में जब घर्षण करेंगे तो वहां पे एक चिंगारी उत्पन्न होगा, उसी को हम बोलते हैं आसमानी बिजली या त्वरित। आखिर होता किससे है? तो देखेंगे जो जिस चीज को अगर हम रगड़ करेंगे, यानी घर्षण जहाँ पे होगा वहां पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो कौन सा आवेश? तो धन आवेश। अगर जहां पर रगड़ होगा वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? तो धन आवेश होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बादल जब आपस में टकराएंगे, यहाँ पर जब बादल आपस में टकराएंगे, बादल जब आपस में टकराएंगे तो जहां पर टक्कर होगा वहां पर धन आवेश, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, यानी कि ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। अब जब बिजली यहाँ पर उत्पन्न होती है तो ये हमेशा ग्राउंड पर जाना चाहती है। कहाँ पर? ग्राउंड पर जाना चाहती है। यहाँ पर जैसे बादल जब आपस में टकराएंगे तो ऊपर चला जाएगा धन आवेश और नीचे क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। अब ऋण आवेश को क्या चाहिए? धन आवेश। क्या चाहिए? धन आवेश। बिजली वहीं पर काम करेगा जब विजातीय आवेश रहेगा, तब विजातीय आवेश का मतलब प्लस है, एक माइनस, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। अब यहाँ पर जैसे देखिए दुधारू पेड़ होता है वहां पर बिजली ज्यादा गिरती है, या तालाब के पास से बिजली ज्यादा गिरती है, नहीं तो मैदान में जो खुली मैदान होती है वहां पर बिजली ज्यादा गिरती है। इनके गिरने का कारण क्या होता है कि तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं जब चलती है तो आपस में वहां पर घर्षण होता है। तो जब घास आपस में घर्षण करेंगे तो वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो धन आवेश। इस धन आवेश को ये खोजिए रहे चला जाएगा कहाँ पर? धन आवेश के पास। ये होता है बिजली। बिजली जो होता है, बिजली का देख लेते हैं कि बिजली का तापमान कितना होता है। तो बिजली का जो तापमान होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 27,000 डिग्री सेल्सियस। त्वरित का जो टाइमिंग होता है कितना होता है? 0.005 सेकेंड। कितना? 0.005 सेकेंड। त्वरित का जो वोल्टेज होता है, यानी कि वोल्टेज कितने वोल्ट का होता है? 10 करोड़ वोल्ट का। कितना? 10 करोड़ वोल्ट का। अच्छा, वोल्टेज क्या है? तो विद्युत धारा में जो है वोल्टेज का मतलब विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के स्पीड को बताता है कौन? वोल्टेज। जिसका जितना वोल्ट रहेगा उतना रफ्तार उसका ज्यादा रहेगा। जैसे हम लोगों के घरों में जो बिजली उत्पन्न होती है उसका जो होता है वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। कितना? 220 वोल्ट। अब समझिए कि 220 वोल्ट हमारे घरों में जो बिजली आ रही है इसको छूने पर तड़तड़ा देगा। तो ये समझिए कि क्या हाल करेगा? कितना इसका वोल्ट है? 10 करोड़ वोल्ट है। मारेगा, कौआ बना देगा यहाँ पर 10 करोड़। अब विद्युत धारा देख लेंगे 10,000 एम्पियर। अच्छा, एम्पियर क्या होता है? तो एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रॉन को बताता है। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उसका एम्पियर ज्यादा रहेगा, जितना उसका वोल्टेज हाई रहेगा उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। यानी स्पीड को बताएगा वोल्टेज, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा कौन? एम्पियर बताएगा। एम्पियर का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया त्वरित। हो गया त्वरित का देख रहे हैं 3 प्रकार के होता है, यानी बिजली, आसमानी बिजली कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इंट्रा क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड। त्वरित कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? इंट्रा क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड। इंट्रा क्लाउड में क्या होता है कि बादल के अंदर ही अपना ट्रांसफर कर देता है आवेश, उसमें केवल चमक के रह जाता है, लेकिन आवाज जो है उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, बिजली में आवाज जो होता है वो उत्पन्न होता किससे? तो आवाज उत्पन्न होने के कारण देखिए, जैसे
हम लोग जैसे कढ़ाई में कुछ बनाते हैं तो कढ़ाई रहता है गर्म। अब उसमें अगर सब्जी हमको डालेंगे तो सब्जी रहता है ठंडा, कढ़ाई रहे गर्म। अब इसमें डालेंगे तो आवाज उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार बिजली का जो टेम्परेचर कितना होता है, यानी तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 27,000 डिग्री सेल्सियस। इधर जो है वायुमंडल का जो तापमान होता है, यानी आर्द्रता होती है कम होती है, जिसके कारण जो है बिजली आवाज उत्पन्न। अच्छा, बिजली की जो लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 5 से 6 किलोमीटर। कितना, 5 से 6 किलोमीटर होती है कौन, त्वरित की लंबाई। यहाँ पर इंट्रा क्लाउड में कोई आवाज उत्पन्न नहीं होता है, केवल चमक के रह जाता है, इससे कोई क्षति नहीं होता है। क्लाउड टू क्लाउड यानी एक बादल से दूसरे बादल में ही ट्रांसफर होता है। तो इसका जो है कुछ इस तरह का चित्र होता है, यानी लंबा लंबा जाता है, तो ये आवाज बहुत ज्यादा करता है। सबसे खतरनाक होता है क्लाउड टू ग्राउंड, ये सीधे बादल से कहाँ आएंगे, तो सीधे ग्राउंड पर आ जाएंगे। किस पर, ग्राउंड पर, यानी स्तर पर आ जाएंगे। तो ये सबसे खतरनाक होता है। अब जैसे इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो बचने के लिए क्या करता है, त्वरित चालक बनाया गया। जैसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, तो क्या होगा, वहां पर गिरते रहेगा तो बिल्डिंग ढह जाएगा। इसलिए उनको बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक बनाया। किसका, त्वरित चालक। त्वरित चालक क्या होता है कि भवन के ऊपर से जोड़ दिया, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये भवन हो गया। तो भवन हो गया, चाहे कोई भी टावर, जैसे टावर हो गया, तो भवन के अगर ऊपर देखेंगे तो एक त्रिशूल जैसी रचना होगी। त्रिशूल जैसी रचना होगी, इसको काट कर तांबा के तार से जोड़ दिया जाए। इसे भवन के जो है दीवार से सटा कर लाया जाएगा और ग्राउंड में 3 से 4 फीट, कितना, 3 से 4 फीट अंदर गहरा खान के, गहरा उसको गहरा खान के 3 से 4 फीट अंदर क्या होता है कि तांबा के पत्थर रखा था, उस तांबा के पत्थर से इस तार को जोड़ दिया जाता है, इसको क्या करता है, ढक दिया जाता है। अब जब भी यहाँ पर आएगा बिजली, ये सीधे ग्राउंड में भेजेगा। सीधे कहाँ भेजेगा, ग्राउंड में, जो है भवन बच जाएगा। अब ऐसा कभी कभी ऐसा प्रचलन हो गया है कि जहाँ एक बार बिजली गिरता है तो दोबारा बिजली नहीं गिरती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कहाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर, अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर बिजली गिरते रहता है, बिजली गिरते रहता है। ऐसा नहीं है कि बिजली गिरने के बाद लोग मर ही जाते हैं, बहुत ही कम जो होता है लोग बच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मर ही जाएंगे। जैसे एक सुलेमान नाम के व्यक्ति था, उस पर 7 बार बिजली गिरा। कितना, 7 बार बिजली गिरी। सुलेमान नाम के व्यक्ति पर कितना बार बिजली गिरी है, 7 बार, फिर भी वह जिंदा है, जिंदा बच गए। अब किसी किसी के लिए लाभदायक होता है। एक जो व्यक्ति था वो लकवाग्रस्त था, व्हील चेयर पर जा रहे थे, व्हील चेयर समझते हैं, इनकी पहिया वाला जो है कुर्सी पर जा रहे थे अपने गार्डन में घूमने के लिए। वो गार्डन में जैसे ही घूमते जा रहे थे उसमें बिजली उस पर गिर गई। जब उनको हॉस्पिटल ले गया तो जब हॉस्पिटल से उनका जो ठीक हुआ, इलाज हुआ, अपने पैरों पर चल के आए घर। इन्होंने किसी किसी का जो होता है ये क्या होता है, वरदान साबित है। ऐसा नहीं है कि वरदान साबित के लिए अपने घूमते रहे, बढ़िया से वरदान साबित हो जाएगा। अब इससे बचने का है कि कोई भी जो है कंडक्टर, यानी कोई भी विद्युत से चलने वाले उपकरण जो है, उपकरण उपयोग नहीं करना चाहिए बिजली के समय। जैसे बिजली जब चमक रही है तो उसमें मोबाइल का यूज ना करें, क्योंकि ये जो डायरेक्ट टावर से रहता है कनेक्ट। मोबाइल जो होता है हमेशा डायरेक्ट किससे होता है, टावर से कनेक्ट होता है, यानी टावर खींच के तुरंत दे देगा मोबाइल पर, काम खत्म। इसलिए मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। अगर कहीं मैदान में गए हैं तो मैदान में जो है तो 100 फीट की दूरी बना के बैठना चाहिए। उस मैदान में दौड़ना नहीं चाहिए, 100 फीट की दूरी, और कान बंद करना चाहिए, क्योंकि बिजली जब गिरती है तो सीधे ब्रेन पर इफेक्ट डालती है। कहाँ पर, सीधे ब्रेन पर। इसलिए कान बंद करके 100 फीट की दूरी बनाकर बैठ जाना चाहिए। अब इससे सबसे सुरक्षित क्या होता है कि एक होता है कुछ, तो कोई कार हो गया, कार, तो कार जो होता है सबसे छोटे, वहां पर बिजली नहीं मारती। कारण कहे से कि यहाँ जैसे फैराडे ने कहा है कि एक सुपर कंडक्टर, यानी कि बढ़िया कंडक्टर का एक पिंजरा बनाया, बढ़िया कंडक्टर का पिंजरा बनाया और उस पर अपने अंदर हो गया, इस पर हाई वोल्टेज का पावर दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितना करंट ले रहा था सीधे सीधे कहाँ भेज जाता है, ग्राउंड पर। अब इसके लिए कुछ छोड़िए नहीं रहा है, तो जब छोड़ेगा तब ना कौन मारेगा करंट, इसके लिए कुछ करंट छोड़िए नहीं रहा था, इसलिए इनको बिजली नहीं मारे। यही कारण होता है एरोप्लेन में कभी भी बिजली नहीं मारती है। अब देखते हैं यहाँ पर भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है, भूकंप ये हो गया त्वरित, इधर हो गया भूकंप। अब भूकंप को देख लेते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप का परिभाषा क्या होगा कि पृथ्वी में उत्पन्न अचानक कंपन को हम क्या कहेंगे, भूकंप।
पृथ्वी में उत्पन्न अचानक कंपन को क्या कहेंगे? भूकंप। भूकंप का मेन जो कारण क्या है भूकंप का? प्लेटों का जो होता है अपकर्षण या अभिसरण या अवसरण होता है। यानी प्लेट जो होता है, प्लेट की मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर होती है। एक साल में यानी एक वर्ष में जो होता है 5 सेंटीमीटर घसकते रहता है। कितना? 5 सेंटीमीटर। यही कारण 5 सेंटीमीटर घसकते रहा। यही कारण है कि हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है अब 8,850 मीटर हो चुकी है। 8,850 मीटर प्लेटों का क्या है? घिसकते रहता है, यानी एक साल में 5 सेंटीमीटर घसकता है। अब यहाँ पर देख लें तो अभिसरण क्या है, अवसरण क्या है? तो अभिसरण जो होता है प्लेटों के जब प्लेट आपस में टकराएगा तो उसे बोलेंगे अभिसरण। जब प्लेट आपस में टकरा जाएगा तो क्या बोलेंगे? अभिसरण। और जब एक दूसरे से दूर हटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवसरण। जब टकराएगा तो बोलेंगे अभिसरण, और जब दूर हटेगा तो क्या बोलेंगे? अवसरण। अभिसरण के कारण भूकंप आता है, क्योंकि जब यहाँ पर टक्कर होगा तो हिलेगा, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा। लेकिन जब हटेगा यहाँ पर तो क्या होगा? ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। कैसे? तो यहाँ पर जैसे देखिए पृथ्वी जो है एडवर्ड सवेज के अनुसार ही पढ़ लिया है कि एडवर्ड सवेज के अनुसार क्लास 7 में ही पढ़ना है। एडवर्ड सवेज के अनुसार सियाल, सीमा, नीफे में बांटा गया है। सियाल, सीमा और नीफे में, यानी कितना? सियाल, सीमा, नीफे में बांटा गया है। सीमा में जो होता है इसमें जो होता है मैग्मा पाया जाता है। क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा जो है द्रव द्रव अवस्था में होता है। जैसे यहाँ से हटेगा, जैसे यहाँ पर खाली स्थान हो गया, प्लेटों का हट गया तो खाली स्थान मिलेगा तो निकल जाएगा मैग्मा। तो मैग्मा यानी कि प्लेटों के अवसरण से क्या होता है? क्या निकलेगा? ज्वालामुखी निकलेगा। अब प्लेटों के अभिसरण से क्या होगा? भूकंप आएगा। भूकंप देखते हैं कि भूकंप से 3 प्रकार के तरंग निकलती है। भूकंप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। कौन कौन? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी एस एल। क्या? पी एस एल। भूकंप से कितने प्रकार के तरंग? तो 3 प्रकार के तरंग, पी एस एल। ठीक। तो पी को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, यानी तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव। तो प्राइमरी वेव। एस का मतलब सेकेंडरी वेव। एल का मतलब लव तरंग। क्योंकि लव तरंग इसलिए इसका नाम है कि इसका खोज एच.डी. लव ने किया था। एल तरंगों का खोज किसने किया था? एच.डी. लव ने किया था। बी तरंग अब देखते हैं आवृत्ति, आयाम और तरंगधर लेते हैं कि आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, तरंगधर क्या है। यानी पी यहाँ पर तरंगधर देख लेते हैं। इस सबको यानी कि आवृत्ति, आयाम, तरंगधर को समझने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ तरंग को। तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जो होता है इसको दर्शाता है, संख्या को दर्शाएगा। यानी तरंग की संख्या को क्या दर्शाएगा? संख्या। तरंग की संख्या क्या कहलाएगा? आवृत्ति। यानी जिसकी जितना संख्या रहेगा उसकी आवृत्ति ज्यादा। आयाम क्या होगा? कि ऊंचाई को दर्शाएगा। किसको? तरंगों के ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? आयाम। तरंगों के ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? आयाम। इस तरंगों अब देखते हैं तरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? तरंगदैर्घ्य। क्या कहलाएगा? तरंगदैर्घ्य। यानी तरंगों की संख्या क्या कहलाएगा? आवृत्ति। तरंगों की ऊंचाई आयाम। तरंगों के दो तरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ पर देखते हैं पी तरंगों की जो आवृत्ति होती है अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि आवृत्ति क्या हो जाएगा? अधिक। पी तरंगों की आवृत्ति अधिक। आयाम क्या हो जाएगा? कम। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम। यानी कि इसकी केवल पी तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, लेकिन सब क्या होगा? आयाम, तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा वह दूरी ज्यादा तय करेगा। क्या करेगा? ज्यादा तय करेगा। अब इस तरंग का देखना सब औसत होता है। क्या होता है? सब औसत होता है। इस तरंग की जो आवृत्ति होती है औसत। आयाम की क्या होती है? औसत। तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? औसत। यानी कि इस तरंगों का आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य सब क्या होता है? औसत। एल तरंगों के देखेंगे तो इसकी आवृत्ति होगा है कम। क्या होगा? आवृत्ति कम, लेकिन आयाम क्या होगा? ज्यादा। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह के अगर कह दिया जाए तो आयाम क्या हो जाएगा? अधिक। इसके बीच की दूरी भी अधिक हो गया तो बीच की दूरी क्या दर्शाएगा? तरंगदैर्घ्य दर्शाएगा। तो इसलिए एल तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। अब देखते हैं चाल। पी तरंगों की जो चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पी तरंगों की चाल क्या होती है? 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। एस तरंगों की जो चाल होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एस तरंगों की जो चाल होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
एल तरंग की जो चाल होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे अधिक जो खतरनाक होगा कौन सा होगा, एल तरंग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका तरंग ज्यादा होता है, ज्यादा हिला के आएगा, यानी सबसे खतरनाक होगा कौन, एल तरंगे। अब यहाँ पर लिख दिया गया है अधिक क्षति, कम क्षति और सबसे अधिक क्षति। तो सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाएगा, एल तरंगे। अब देखते हैं कि भूकंप को नापते किसमें है। तो भूकंप को अगर ग्राफ में पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, अगर कहेगा कि इसकी तीव्रता किसमें नापी जाती है तो रिएक्टर स्केल में, यानी कि तीव्रता किसमें नापी जाएगी, रिएक्टर स्केल में। और स्केल कहेगा तो किसमें, रिएक्टर स्केल। ग्राफ कहेगा तो कौन सा ग्राफ, सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ, सिस्मोग्राफ। अब देखते हैं भूकंपीय जोन की पेटी, यानी भूकंपीय जोन, उसके बाद भूकंपीय जोन, भूकंपीय पेटी। तो भूकंपीय जोन जो होता है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कितने, 5, 1 2 3 4 5। ये जो है भूकंपीय जोन एक जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी कितना है, 4। अभी कितना है, 4, यानी 2 से ही गिना जाता है। भूकंपीय जोन कितना होता है, 4 ही है अभी, 2 3 4 5, यानी सबसे अधिक जो है इतने खतरनाक होता है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी इधर से लेके चल रहा है। सबसे अधिक खतरनाक कौन सा हो जाएगा, भूकंपीय जोन कितना होगा, 5। अब देख लेते हैं भूकंप की पेटियां। तो भूकंप की जो पेटी होता है कितने प्रकार के, 5 प्रकार की पेटी है। भूकंपीय पेटी कितने, 5 प्रकार के। यहाँ पर देखिए मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी। क्या हो गया, मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर हो गया अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी। क्या हो गया, मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पर केप वर्डे द्वीप से शुरू होता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्या हो गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर मध्य अटलांटिक पेटी। क्या हो गया, मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। अब छोटे छोटे प्लेट देख लेते हैं, छोटे छोटे प्लेट। तो छोटे छोटे प्लेट कौन सा है, यहाँ पर है फोक्का प्लेट। क्या हो गया, फोक्का, फोको कोकोस, यानी फोको कोकोस। कोको द्वीप अलग है, कोकोस यहाँ पर, और नीचे यहाँ नजका प्लेट। मेक्सिको के पास है कोकोस, यहाँ पर पेरू तट के पास क्या है, नजका प्लेट। क्या हो गया, फोका, कोकोस और नजका। यहाँ पर बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। क्या हो जाएगा, बर्मा, सुंडा, फिलीपींस। बर्मा, सुंडा, फिलीपींस ये छोटे अन्य प्लेट है। ये प्रशांत महासागर में 85% जो है सबसे अधिक भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि जो है इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर क्या कहेंगे, रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर प्लेट को आगे पढ़े 9 क्लास में जो है प्लेट को बढ़िया से पढ़ना है कि छोटा प्लेट बड़ा प्लेट क्या है, टोटल कितने प्लेट कितने प्रकार के होता है, सब 9th क्लास में पढ़ना है।